वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप इसे रिक्वेस्ट समझ लो चाहे सजेशन। आप इस वीडियो को क्विट नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में हम रिलेटिविटी, स्पेस टाइम के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा से देखो। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको रिलेटिविटी और स्पेस टाइम का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स फायर इट अप। हमारा बॉडीज के मोशन का आइडिया गैलीलियो एंड न्यूटन से आया है। उसके पहले लोग एरिस्टोटल को बिलीव करते थे, जिन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी की नेचुरल स्टेट रेस्ट है। वो तभी मूव करेगी जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा। इसी वजह से इस आइडिया को जन्म मिला कि हैवी बॉडी जल्दी नीचे गिरेगी एज कम्पेयर टू लाइट बॉडी के। एरिस्टोटल ये भी मानते थे कि यूनिवर्स के सारे लॉज को हम मन में सोचकर ही समझ सकते हैं। हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो तब तक किसी ने ऐसा करने का ट्राई भी नहीं किया। लेकिन जब गैलीलियो की बारी आई तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से वेट्स को नीचे गिराया और एरिस्टोटल के बिलीव को गलत बताया। हालांकि स्टोरी बिल्कुल झूठ है, बट गैलीलियो ने कुछ सिमिलर किया था। उन्होंने लेड बॉल्स को वर्टिकली ड्रॉप करने की बजाय स्मूथ स्लोप से रोल किया। सिचुएशन सिमिलर थी, लेकिन इससे ऑब्जर्वेशन करना आसान हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बॉडी चाहे हैवी हो या लाइट, एक्सेलरेशन दोनों की सेम ही होगी। गैलीलियो के मेजरमेंट्स को न्यूटन ने यूज किया उनके लॉज ऑफ मोशन के लिए। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किसी भी फोर्स का इफेक्ट बॉडी की स्पीड को चेंज करना होता है, ना कि सिर्फ उसको मोशन देना, जैसा कि पहले सोचा जाता था। और अगर बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इस आइडिया को न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 1687 में पब्लिश किया और ये बना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है ये बताया न्यूटन के सेकंड लॉ ने। इसके अकॉर्डिंग बॉडी की स्पीड उसी रेट से चेंज होगी जिस रेट से फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोर्स को दुगना करते हैं तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी, और सिमिलरली अगर हम मास को बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है, जितना पावरफुल गाड़ी का इंजन होगा उतनी ही हमें स्पीड मिलेगी, और जितना गाड़ी का मास ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड हमें कम मिलेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें यह भी बताता है कि दो बॉडीज के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये डिपेंड करते हैं उनके मास और उनके बीच के डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रेडियस होगा फोर्स उतना ही कम। एरिस्टोटल एंड न्यूटन के आइडियाज़ में बड़ा डिफरेंस ये था कि एरिस्टोटल प्रेफर्ड स्टेट ऑफ रेस्ट में बिलीव करते थे, मतलब कि बॉडी की टेंडेंसी ही नहीं है मूव करना, और वो ये मानते थे कि अर्थ स्टेशनरी है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है, सब उसको जाके देख सकते हो। बट न्यूटन के लॉ से पता चला कि रेस्ट जैसी कोई स्टेट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट के लिए हम अर्थ के रोटेशन और सन के अराउंड ऑर्बिट को छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ रेस्ट में है और उसके ऊपर एंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन स्टेशनरी है, अर्थ मूव कर रही है साउथ की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट ना होने की वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते कि दो इवेंट्स जो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं क्या उनकी पोजीशन भी सेम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक ट्रेन में एक बॉल अप एंड डाउन बाउंस कर रही है, जो टेबल को सेम पॉइंट पे 2 बार हिट करती है एक सेकंड के डिफरेंस से। अब अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रैक से खड़ा उसको देख रहा है तो उसके लिए सेकंड बाउंस 40 मीटर्स दूर हुआ है, क्योंकि उतना डिस्टेंस ट्रेन ने मूव कर लिया 1 सेकंड में। अब क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है तो हम किसी भी इवेंट को स्पेस में एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं दे सकते। पोजीशन ऑफ इवेंट एंड उसके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट होगा ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के लिए और ट्रैक पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए। न्यूटन और एरिस्टोटल दोनों ही बिलीव करते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है। दो ऑब्जर्वर्स बिना किसी प्रॉब्लम के दो इवेंट्स के बीच के टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और ये टाइम हमेशा ही सेम होगा। उन्होंने बताया कि टाइम कंप्लीटली डिफरेंस है स्पेस से। हालांकि ये थ्योरी हमारे कॉमन सेंस से मैच करती है, बट अब हमें अपने स्पेस एंड टाइम के आइडिया को बदलना होगा। हमारा कॉमन सेंस बिल्कुल सही काम करता है जब हम एप्पल्स, प्लैनेट्स या उन बॉडीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही स्लो स्पीड से मूव कर रही हैं। जैसे जैसे हम लाइट स्पीड को अप्रोच करते हैं वहाँ पे हमारा ये आइडिया वैलिड नहीं है। ये फैक्ट कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है और बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले 1676 में डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले क्रिस्टेंसन रोमर ने बताया था। उन्होंने अपने स्पेस के ऑब्जर्वेशन से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट भी किया था, जो 1,40,000 माइल्स पर सेकंड थी। हालांकि ये प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू 1,80,000 माइल से काफ़ी कम थी। लेकिन रोमर की अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है, बट उन्होंने उसको कैलकुलेट भी किया, और ये उन्होंने किया था न्यूटन की बुक के 11 साल पहले। लाइट प्रोपगेशन की प्रॉपर थ्योरी 1865 तक नहीं आई थी। तब फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने पार्शियल थ्योरीज को यूनिफाई किया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि लाइट वेव्स की स्पीड फिक्स्ड है। अब इससे न्यूटन की थ्योरी को एब्सोल्यूट रेस्ट के आइडिया से रिलीफ मिल गया।
क्योंकि अगर लाइट की स्पीड फिक्स्ड है तो इसको किसके रिलेटिव मेजर किया जाए। तब ईथर सब्सटेंस को सजेस्ट किया गया जो एम्प्टी स्पेस में भी प्रेजेंट है। लाइट ईथर में ऐसे ही मूव करती है जैसे एयर में साउंड। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ईथर के रिलेटिव मूव करते हुए लाइट की स्पीड को डिफरेंट मेजर करेंगे, लेकिन लाइट की स्पीड रिलेटिव टू ईथर हमेशा ही सेम रहेगी। इसको प्रूव करने के लिए एल्बर्ट माइकलसन एंड एडवर्ड मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने अर्थ के रोटेशन एंड उसके परपेंडिकुलर लाइट की स्पीड को मेजर किया, बट वो दोनों ही केसेस में सेम थी। 1887 से 1905 के बीच में बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब 1905 में स्विस पेटेंट ऑफिस के एक अननोन क्लर्क ने एक रेवोल्यूशनरी पेपर को पब्लिश किया। वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बताया कि ईथर का आइडिया अननेसेसरी है अगर हम एब्सोल्यूट टाइम के आइडिया को ड्रॉप कर दें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग सभी ऑब्जर्वर्स स्पीड ऑफ लाइट को सेम मेजर करेंगे, चाहे वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहे हों। अब इस सिंपल आइडिया के बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी एंड मास का इक्विवेलेंस। और इससे आई थी आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc²। इसमें E एनर्जी है, m मास और c लाइट स्पीड। यहीं से ये लॉ आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट स्पीड से नहीं मूव कर सकता, क्योंकि मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मास में ऐड हो जाएगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मास इंक्रीज होता चला जाएगा। हालांकि इसका इफेक्ट तभी कंसिडरेबल है जब हम लाइट स्पीड के क्लोज जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10% लाइट स्पीड पे मास सिर्फ 0.5% ही इंक्रीज होगा, बट 90% लाइट स्पीड पे मास डबल हो जाएगा। एंड जैसे जैसे हम लाइट स्पीड को अप्रोच करेंगे मास इन्फिनिट हो जाएगा, और उसके लिए इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो सिर्फ लाइट या ऐसी वेव्स जिनका इंट्रिंसिक मास नहीं है, सिर्फ वो ही लाइट स्पीड से जा सकते हैं, जैसे कि फोटॉन्स। रिलेटिविटी ने हमारे स्पेस एंड टाइम के आइडिया को बिल्कुल ही बदल दिया। न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लाइट की पल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इस बात से एग्री करेंगे कि कितना टाइम लिया, बट वो लोग सेम डिस्टेंस पे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, तो सभी डिफरेंट ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। बट रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो अब स्पेस एंड टाइम दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट टाइम के आइडिया को खत्म करना होगा। सभी ऑब्जर्वर्स अपनी क्लॉक में डिफरेंट टाइम को रजिस्टर करेंगे, एंड ये जरूरी नहीं कि सबका टाइम मैच भी करता हो। इससे हमें मानना ही पड़ेगा कि स्पेस एंड टाइम डिफरेंट नहीं है, वो एक ही टर्म है, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम का एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना और भी है, जिसे लाइट कोन कहते हैं। किसी भी सोर्स से लाइट ओरिजिनेट होकर स्पेस में स्प्रेड हो जाती है, जैसे एक तालाब में पानी की वेव्स। अब 3D तालाब को 2D सरफेस एंड 1D टाइम की फॉर्म में समझो। जिस पॉइंट पे स्टोन तालाब में हिट करेगा वो लाइट कोन का टिप होगा। जैसे जैसे लाइट स्प्रेड होगी 3 डायमेंशनल कोन बन जाएगा 4 डायमेंशनल स्पेस में, जिसे लाइट का फ्यूचर कोन कहते हैं। इस कोन से बाहर होने वाले सभी इवेंट्स कोन के टिप पे होने वाले इवेंट्स को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट स्पीड लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी सन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका इफेक्ट अर्थ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम सन के लाइट कोन में नहीं है। सन पे अभी प्रेजेंट में जो इवेंट हो रहे हैं वो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेंगे, क्योंकि हम 8 मिनट के बाद लाइट कोन में आएंगे। इसी वजह से हम नहीं जान सकते कि डीप स्पेस में इस टाइम पे क्या हो रहा है। जो भी लाइट स्पेस से हम तक आ रही है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, तो जो भी स्पेस हम देख रहे हैं वो पास्ट है। अभी तक हमने बात की थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, जिसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये तो बस एक परिणाम है स्पेस टाइम के कर्व होने का। स्पेस टाइम कर्व होता है अकॉर्डिंग टू बॉडीज की एनर्जी और उनके मास। अर्थ, मून, बाकी सभी प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि वो कर्व स्पेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जिसे जियोडेसिक कहते हैं। जियोडेसिक सबसे शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट पाथ है 2 पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का सरफेस एक 2D कर्व स्पेस है। अर्थ पे एक जियोडेसिक ग्रेट सर्कल होगा और अर्थ पे 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट रूट होगा। वैसे तो अर्थ 4D स्पेस में स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन सन का मास स्पेस टाइम को ऐसे कर्व कर देता है, इससे हमें ऐसा लगता है कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में सन के अराउंड घूम रही है। इस थ्योरी से कैलकुलेटेड ऑर्बिट्स मैच करती हैं न्यूटन की थ्योरी द्वारा कैलकुलेट की गई ऑर्बिट से। अब क्योंकि स्पेस टाइम कर्व्ड है तो लाइट को भी इससे अफेक्टेड होना चाहिए। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट बेंड होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। सन के मास की वजह से उसके अराउंड का स्पेस बेंड हो गया है। इसका मतलब ये है कि दूर किसी स्टार की लाइट आते हुए थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी, जिससे हम स्टार को थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे देखेंगे। नॉर्मली इस इफेक्ट को देखना पॉसिबल नहीं है सन की लाइट की वजह से, बट सोलर इक्लिप्स में हम इसको देख सकते हैं। और 1919 में ऐसे एक्सपेरिमेंट से इस थ्योरी को प्रूव किया गया था। इस थ्योरी का एक और प्रेडिक्शन ये भी है कि हैवी ऑब्जेक्ट के पास टाइम स्लो हो जाएगा, और ऐसा लाइट की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की वजह से होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर आएगी
तो एनर्जी वैसे वैसे लूज होती चली जाएगी और एनर्जी लूज करने से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक वेव क्रैश से दूसरी वेव क्रैश के बीच टाइम की लेंथ बढ़ जाएगी और जो लोग ऊपर होंगे उनके नीचे सब कुछ स्लो होता हुआ दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन है, इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। इस पर मैं फ्यूचर में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर हम इस फैक्ट को इंक्लूड ना करें तो जीपीएस और सैटेलाइट सही तरीके से काम नहीं करेंगे। सो दोस्तों, ये था स्टीफन हॉकिंग की बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का सेकंड चैप्टर, स्पेस टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से लेके तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी स्पेस इंथुजियास्टिक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए।